गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो शॉर्ट टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए थे और आज हमने करना है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। इससे पहले बेटे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर्स कैन बी ग्रुप्ड इन सीरीज और इन पैरेलल, और सेम हम ऐसे ही करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस में। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस तो रेजिस्टेंसेस कैन बी ग्रुप्ड in two ways. Number one, resistances in series and second is the resistances in parallel. तो पहले हम सीरीज ग्रुपिंग डिस्कस करेंगे और फिर पैरेलल ग्रुपिंग डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंसेस इन, ये हमने 10th क्लास में भी किया था डिटेल में। तो बेटे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, ये तो याद है ना आपको, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू पॉइंट्स इफ दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस having value R1, R2 and R3 and they are connected between A and B. Let B be the potential difference applied across them. Obviously बात है कि current will flow from positive terminal to negative terminal. अब देखो यहाँ पर क्या है कि करंट के लिए और कोई पाथ अवेलेबल ही नहीं है। अगर आई करंट R1 में से पास हो रहा है, सेम करंट R2 में से भी पास होगा और सेम करंट R3 में से भी पास होगा। मतलब व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो सेम करंट पास थ्रू देम। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम करंट पास थ्रू देम, लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस देम विल बी डिफरेंट। सपोज R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया V1, R2 के अक्रॉस कितना आया V2 और R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया आपका V3, क्योंकि जितना हमने ये V अप्लाई किया यही तो डिवाइड होगा। सपोज 50 वोल्ट अप्लाई किया, 15 वोल्ट यहाँ आ गया, 10 वोल्ट यहाँ आ गया, 15 और 10 25, कितना बचा 25 यहाँ आएगा। मतलब पोटेंशियल अक्रॉस देम will be different। और गवर्निंग इक्वेशन क्या रहेगी कि जो अप्लाइड पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल्स विच अपीयर अक्रॉस R1, R2 एंड R3। मतलब V जो है दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप बता सकते हैं कि अगर R1 में से I करंट फ्लो कर रहा है तो कितना पोटेंशियल होगा। ओम्स लॉ याद है, V इक्वल टू आई आर, है ना। तो V इक्वल टू आई, V1 इक्वल टू आई R1। ऐसे ही यहाँ बताओ V2 कितना आएगा, आई R2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा V3 इज इक्वल टू आई R3। तो अब सपोज इन तीनों की जगह हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो वही काम कर रहा है जो ये तीनों मिलकर कर रहे थे, और सपोज इट हैज़ द वैल्यू RS एज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल भी हमने सेम अप्लाई किया हुआ है, कितना V वोल्ट। तो ऑब्वियस है जो टोटल करंट है वो इसमें से ही जाएगा। तो इस केस में जो आपका I है, V जो है टोटल पोटेंशियल अक्रॉस RS कितना हो जाएगा I इंटू RS। ठीक है, तो अब हमारे पास V आ गया, V1 आया हुआ है, V2 है और V3 है। ये सब जो वैल्यूज़ हैं हम इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बनेगी, इक्वेशन 1 बिकम
V की जगह IRS, V1 कितना है IR1, V2 IR2 और V3 IR3। I और I कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये अपोजिट आ रही है कंडीशन। कैपेसिटर्स को जब हम पैरेलल में जोड़ते थे तब ये कंडीशन आती थी, और यहाँ रेजिस्टेंस के लिए ये सीरीज में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू रजिस्टर्स, एक की वैल्यू है 2 ओम और एक की वैल्यू है 3 ओम। कैसे जुड़े हुए हैं ये ए और बी के बीच में? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जब सीरीज में जुड़ेंगे तो कैसे आएगा? प्लस करके। तो इट विल बी RS इक्वल टू 2 प्लस 3 मतलब 5 ओम। तो अगर ए और बी के बीच में इन दोनों को हटाकर हम एक रजिस्टर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 5। ठीक है। अब सपोज वी हैव 3 रजिस्टर्स हैविंग वैल्यू 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RS वो हम कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब इट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा? 6 ओम। कितना आएगा? 6 ओम। क्लियर है? तो दिस इज़ द ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। और ये कौन सी ग्रुपिंग की थी हमने? सीरीज ग्रुपिंग। सेम ऐसे ही हम करेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। Resistances in parallel. Now suppose we have 3 resistances. ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, and they are connected between points A and B like this. और हमने सपोज कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है? V वोल्ट। तो अगर दे आर कनेक्टेड लाइक दिस तो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर्स में। अब इसमें क्या होगा? करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज I करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ तक तो I आ गया, यहाँ आकर I 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक यहाँ, थोड़ा यहाँ और थोड़ा यहाँ। ये कितना गया? सपोज ये I1, ये कितना गया? I2 और यहाँ से कितना गया? I3 सच दैट I is equal to I1 plus I2 plus I3। दिस इज़ द गवर्निंग इक्वेशन, है ना। लेकिन क्या है, अब इसमें करंट तो डिफरेंट है। जब सीरीज़ में लगे थे तो करंट सेम था, लेकिन अब सबके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उतना ही लग रहा है जितना R1, जितना R2 और जितना R3 के अक्रॉस है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट हो जाएगा करंट इज़ डिफरेंट। वहाँ पे करंट सेम था सीरीज़ में, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम इज सेम। और जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन थी वो क्या बनी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ अगेन हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है। V इक्वल टू IR होता है बेटे, तो I के लिए अब V अपॉन R। तो बताओ I1 कितना? I1 हो गया, कितना पोटेंशियल लग रहा है R1 के अक्रॉस? V, और वैल्यू क्या है रजिस्टर की? R1। I2 कितना? यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है? कितना पोटेंशियल लग रहा है R2 के अक्रॉस? V बाय R2। सिमिलरली I3 इज V अपॉन R3। ठीक है। अब सपोज इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के हमने एक रजिस्टर लगा दिया है जिसकी वैल्यू आप कितनी ले रहे हैं? RP। P इज़ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है? V वोल्ट। सेम। कितना करंट जा रहा है? I जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा? V अपॉन RP। तो I आ गया आपके पास, I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़, व्हाट वी गेट? I की जगह इक्वेशन 1 बिकम
V बाई आर पी, I1 कितना है V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V दोनों तरफ से कैंसिल होगा एंड वी गेट 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द इक्वेशन जब रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो एक बात ध्यान देने की है, कैपेसिटर्स के लिए जो कंडीशंस थी यहाँ अपोजिट हो गई हैं। कैपेसिटर जब सीरीज़ में जुड़ते थे तो इस तरीके से ऐड होते थे, और जब पैरेलल में जुड़ते थे तो सिंपली C1 प्लस C2। यहाँ उल्टा है, रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में जुड़े हैं तो सिंपली ऐड हो रहे हैं, और जब पैरेलल में जुड़े हैं तो रेसिप्रोकल्स करके आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखें हम। सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंसेस, 2 ओम के हैं दोनों, ये भी 2 ओम और ये भी 2, ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो आपको इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, कैसे जुड़े हैं पहले तो ये देखना है पैरेलल में, और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होती है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये हो गया 1 बाई आर पी। R1 कितना है 2, R2 कितना है 2, कितना एलसीएम आएगा आपका 2, 1 प्लस 1 2 बाई 2, 1 बाई आर पी, 1 बाई 1 आर पी इज़ 1, 1 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ओम। क्लियर है बेटे? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ग्रुपिंग रजिस्टर्स की भी, जैसे कैपेसिटर्स की इम्पॉर्टेंट थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रही हूँ, आपने कैपेसिटर्स वाली भी करी थी सीरीज़ और पैरेलल वाली, अब रजिस्टर्स वाली करना है। ठीक है, जब तक आप इनको करेंगे नहीं ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्बिनेशन वाली भी दे रही हूँ, सिंपल वाली भी दे रही हूँ, इनको आपने करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये इक्विवेलेंट रजिस्टर्स निकालना है आपने हर प्रॉब्लम में ए और बी के बीच में। यहाँ पर हर रजिस्टर जो है वो 3 ओम का है। ए और बी के बीच में ये 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, 3 ओम 3 ओम 3। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन पे आ जाओ। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने रजिस्टर्स में किया था, कैपेसिटर्स में। ए और बी के बीच में ये 4 रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, 1 ओम 1 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। तो आप क्या करोगे, पहले तो इन दोनों को देखोगे पैरेलल में है, इनका एक बनाओगे, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। फिर इन दोनों को हटा के वो एक लगा दोगे, तो फिर आप देखेंगे कैसे जुड़े हैं, फिर तीनों सीरीज़ में होंगे। इस तरीके से जुड़े हुए हैं ये 5 रजिस्टर्स। कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कैसे जुड़े हुए हैं दोनों सीरीज़ में, एक बनाओगे इनका, 2 और 2 4, इसकी जगह एक लग जाएगा। ये और ये कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज़ में, 2 और 2 4 है ना, इसकी जगह भी एक लग जाएगा 4, और वो 4 और 4 इसके साथ कैसे हैं ये पैरेलल में। ठीक है, फिर फाइनली जो एक आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में। एक मैं चलो आपको करके दिखा देती हूँ कॉम्बिनेशन वाला। ये वाला हम कर लेते हैं। ठीक है, दो ओम 4 ओम 4 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। ये कैसे हैं दोनों पैरेलल में, इनका एक बनाएंगे, 1 बाई आर पी इज़ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R1 कितना है आपका 4, और ये कितना है 4 4 जमा 4 4 1 जमा 1 2/4 1/2। 1 बाई आर पी आया है 1/2, ये स्टेप
करना भूल मत जाना, इसको हमेशा उल्टेंगे हम तो RP कितना आएगा 2/1 मतलब 2 ओम। इन दोनों को हटा के अब अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो कितने का लगेगा 2 ओम का। तो अब सर्किट कैसा दिखेगा आपका, ये वाला रेजिस्टेंस बना लो 2 ओम, ये वाला बना लें 2 ओम। इन दोनों की जगह जो एक बनेगा कितने का निकाला है आपने, ये रहा 2 ओम और एक लगा हुआ है ये नीचे 2 ओम। ठीक है, ऐसा हो गया अब आपका सर्किट। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ये कैसे जुड़े हुए हैं सीरीज़ में, और जब सीरीज़ में जुड़ते हैं तो ऐड होते हैं। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 2 + 2 कितना आ गया आपका 4 ओम। तो इनको जब हटाएंगे हम एक लगाएंगे तो कितने का लगेगा वो 4 ओम का। तो अब सर्किट कैसा दिखेगा, ये देखो ये सर्किट बार बार ड्रॉ जरूर करना है आपने, गलती होने की संभावना कम हो जाती है। इन दोनों को हटा के जब एक लगाया तो 4 का लगाया, नीचे कितना है 2 ओम। अब ये बन गया सर्किट, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे कैसे हैं ये पैरेलल में। बनाओ इनका एक 1/RP 1/4 1/2 LCM इज 4 1 + 2 ये आ गया 3/4। 1/RP आया 3/4, तो RP कितना आएगा आपका 4/3। मतलब इन दोनों को हटा के जब हम एक लगाएंगे तो बनेगा 4/3 ओम का। तो ये हो जाएगा अब आपका सर्किट कैसा हो जाएगा, एक लगा 2 ओम और एक लग गया 4/3 ओम A और B के बीच में, और ये कैसे हैं सीरीज़ में, और जब सीरीज़ में होते हैं तो ऐड होते हैं। R1 हो गया 2 और ये हो गया 4/3, LCM हो गया 3 6 10/3 मतलब 3.33 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा 3.33 ओम। ठीक है बेटे, तो आपने ये जो प्रॉब्लम्स है इनको करना है। अब इसमें लास्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं थ्योरेटिकल टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आपने केमिस्ट्री में सेल पढ़े होंगे ना, क्या होता है सेल में, इलेक्ट्रोलाइट होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड का काम करता है और एक एनोड का काम करता है, यही होता है ना। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। रेजिस्टेंस offered by electrodes and electrolytes is called internal resistance of cell। ठीक है, किन बातों पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि किस मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है या कॉपर सल्फेट है, क्या है, अलग अलग सेल में अलग अलग लेते हैं ना हम। तीसरा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका नेचर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है और इसका टेम्परेचर क्या है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और फोर्थ नेचर ऑफ, फोर्थ है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, की दूरी कितनी रखी हुई है हमने, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। और लास्ट वन
कि आपने इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रखा है, डुबो रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स immersed in electrolyte, immersed in electrolyte, ठीक है। और अब लास्ट एक डिफरेंस है छोटा सा बेटे कि व्हाट इज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। इम्पॉर्टेंट है, बहुत कंसेप्ट्स में भी काम आता है, वैसे भी पूछ लेते हैं। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है बेटे? सेल के ऊपर जो 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट लिखा होता है वो उसका ईएमएफ होता है। मतलब उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड जो हैं सेल के, उनके बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब हम सेल से करंट नहीं ले रहे, जब हम सेल को यूज़ नहीं कर रहे। उसी सेल को अगर हम किसी सर्किट में लगा दें, रिमोट में लगा दें, वॉच में लगा दें, तो जो ईएमएफ है माना 1.5 वोल्ट है तो वो 1.5 नहीं रह जाता, उससे थोड़ा कम रह जाता है, से 1.4 रह जाएगा। तो तब उस केस में वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल, ये आएगा पेपर में, व्हेन नो करंट इज बीइंग drawn from the cell, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस वही कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल when current is being, जब हम सेल से करंट ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जब हम सेल को ड्रॉन फ्रॉम सेल, जब हम सेल से कोई करंट नहीं ले रहे तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ईएमएफ। और जब हम सेल से करंट ले रहे हैं तो वो ही ईएमएफ क्या बन जाती है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नोट दूंगी बेटे आपको, किसी किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है ज़रूरत पड़े। अगर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, ये होता है ना सेल का सिंबल, एक बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन नेगेटिव। माना ये ऐसे, ये सेल हैं, कितने सेल बना दिए मैंने? 3, ठीक है। कैसे जुड़े हुए हैं ये? सीरीज़ में। ये तो पता चल गया ना, सीरीज़ और पैरेलल में। माना 2 वोल्ट है, इसकी ईएमएफ भी 2 वोल्ट है और इसकी ईएमएफ भी 2 वोल्ट है। तो टोटल ईएमएफ जो होगी वो हो जाएगी 2 × 2 × 2 6 वोल्ट, ठीक है। तो जब सेल सीरीज़ में जुड़े होते हैं तो टोटल ईएमएफ हम प्लस करके निकालते हैं। और अगर सेल पैरेलल में होते हैं बेटे, ये कैसे जुड़े हुए हैं सेल? पैरेलल में। इसकी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो सिर्फ 2 वोल्ट ही रहती है, मतलब सिर्फ साइज़ बढ़ता है इलेक्ट्रोड्स का, ईएमएफ एक सेल के बराबर की रहती है, ठीक है। माना ईएमएफ के n सेल्स कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो भी ईएमएफ सिर्फ E होगी, और अगर वो सीरीज़ में होंगे तो n × E हो जाएगी। क्लियर है? तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये यहाँ पर आज ख़त्म होता है। इसका हम टेस्ट रखेंगे, आज वेंसडे है तो सैटरडे को इस फर्स्ट पार्ट का हम टेस्ट रखेंगे। आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओम्स लॉ किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये पैरेलल सीरीज ग्रुपिंग और कलर कोड, ठीक है। तो ये सारा आपने रिवाइज करना है। सैटरडे को 2 बजे हम इसका टेस्ट लेंगे और कल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ओके।